केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इस नए चैप्टर को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये समझो कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। केमिकल बॉन्ड कभी दिखाई नहीं देता है, दो चीजों को जोड़ने वाला। ठीक है, जैसे आप और आपके दोस्त हैं, दोनों के बीच में क्या है, दोस्ती का बॉन्ड है। क्या है, दोस्ती का बॉन्ड है। बॉन्ड दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। अब आपके और आपके दोस्त के बीच में दोस्ती का बॉन्ड है, और आपके और हमारे बीच में एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड है। दोनों में से कौन मजबूत है? बनी बात है, दोस्त बुलाएगा तो टीचर के लिए गैप मार दोगे, गायब हो जाओगे, तो दोस्ती का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। अब पापा और बेटे के बीच में भी बॉन्ड होता है, पापा ने बुलाया तो फिर दोस्ती का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रहना तो पापा के साथ ही है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो कभी दिखाई नहीं पड़ती, जिससे आप जुड़े हुए हो। ऐसे ही बिल्कुल केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स रहते हैं, वो सेम टाइप के एलिमेंट से या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से जुड़ते हैं और एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक मतलब दो एटम के बीच में, चाहे वो दो एटम सेम टाइप के हो चाहे अलग टाइप के हो, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन। तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन which holds the two atoms together, which holds the two atom together, तो उसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई वो क्या है, एक केमिकल बॉन्ड है। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक, अब हमें ये देखना है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड? तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का क्या कॉज होता है? तो पहला कॉज होता है इसका टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी। टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी। इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, हर एक एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? तो स्टेबिलिटी जो मिलती है, स्टेबिलिटी और एनर्जी, इस बात को याद रखिएगा, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी एनर्जी कम हो जाएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम रहेगी। ठीक है भाई, दो चीजें जुड़ी हुई हैं, आप उसे हीट करो, खूब एनर्जी दो, तो उनके बीच का बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। हर चीज को अलग अलग करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर बर्फ का टुकड़ा भी है, उसे तोड़ना है तो आपको हथौड़े से मारना पड़ेगा कि नहीं? या बर्फ को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा आपको, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। हथौड़े से भी मारा तो आपने एनर्जी ट्रांसफर करी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? तो स्टेबिलिटी के लिए सीधी सीधी एक बात ये होती है कि ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी के लिए जो रूल आ जाता है वो आता है ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही वो स्टेबल होगा, वरना वो स्टेबल नहीं होगा। हालांकि 11th में जब आप पढ़ोगे तो इस ऑक्टेट रूल की धज्जियां उड़ जाएंगी। जैसे PCl5 स्ट्रक्चर बना है और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, जहां मालूम पड़ा 8 ना होगा, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल। हाँ मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूल बनने पर। ठीक है भाई, तो वहां पर ऑक्टेट रूल की धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन अभी 10th में आप इसे मानकर चलोगे कि हाँ भैया ड्यूप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, टू कंप्लीट ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, to complete duplet and octet rule, atom emits or gains or share electron
तो ड्यूप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो एटम रहता है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देने या लेने या शेयर करने की वजह से इन पर कुछ पार्शियल या कंप्लीट चार्ज भी आ सकता है। ठीक है, रिजल्टिंग इनटू सम फुल और पार्शियल चार्ज। फुल चार्ज या पार्शियल चार्ज भी आ सकता है। पार्शियल चार्ज का मतलब होता है वह चार्ज जो 1 से कम हो, 1 से कम हो, हम उसे बोलते हैं पार्शियल चार्ज। ठीक है, फुल और पार्शियल चार्ज, एंड दिस ऑपोजिट चार्ज binds the atoms together and chemical bond is formed, और इसी वजह से केमिकल बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है? समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? तो ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या ऑक्टेट रूल जानते हो आप? नहीं जानते हो? चलिए ऑक्टेट रूल देखिएगा। किसी एटम को स्टेबल होने के लिए उसकी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉर एन एटम, ऑक्टेट रूल के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? फॉर एन एटम टू बी स्टेबल it must have 8 electrons in its last orbit। उसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑक्टेट रूल ये कहता है। ये रूल सभी के लिए लगता है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अलाउड ही नहीं होते। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अलाउड ही नहीं होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कौन लगेगा? तो उसके लिए लगता है, और लिथियम के लिए भी, है ना, बेरिलियम के लिए भी शुरुआत के उनके लिए, तो वहां ड्यूप्लेट रूल लगता है। ठीक है, वहां ड्यूप्लेट रूल लगता है। ड्यूप्लेट रूल ये कहता है एटम को स्टेबल होने के लिए उसकी फर्स्ट या उसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जिसमें एक ही ऑर्बिट होगी तो वही फर्स्ट होगी और वही उसकी लास्ट ऑर्बिट होगी। ठीक है, तो शुरुआत के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सबके लिए ऑक्टेट रूल होता है। मतलब जहां भी एक ऑर्बिट होगी, जहां भी एक ऑर्बिट होगी वहां क्या लगेगा? ड्यूप्लेट रूल। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जैसे अगर है यहां पर हम बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं? 8, और तीसरे में 7। क्या ड्यूप्लेट पूरा है? नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करेगा। हमने बोल दिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहले में क्या हो गया? सॉरी, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेगा। पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, और तीसरे में कितना है? 1 है। अब देखो इसे कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 चाहिए। पर 7 लेने से अच्छा ये क्या करेगा? ये एक को निकालेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो अब सेकंड लास्ट ऑर्बिट ही लास्ट ऑर्बिट हो जाएगी, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो याद रखिएगा, अगर कोई एटम है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन है, वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एमिट करता है। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर। गेन और शेयर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या शेयर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन भी आपकी 10 तक लिमिटेड है, क्योंकि अभी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं। ठीक है, पहली बात तो मेटल्स बहुत सारे होते हैं,
पहली बात तो मेटल्स बहुत सारे होते हैं, याद रखिएगा, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो मेटल्स बहुत सारे होते हैं और मेटल्स के लास्ट ऑर्बिट में 6 और 7 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मेटल्स की लास्ट ऑर्बिट में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब 11th-12th में ये थ्योरी फेल हो जाती है, पर 10th में अभी आप यही मानिए कि हम मेटल्स किसे कहते हैं, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, जिसे 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक मेटलॉइड भी आता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने टाइप का होता है, क्योंकि चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, कितने टाइप का बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड आपके बेसिकली अगर देखे जाए तो कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही हम दूसरा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तीसरा बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसे हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड कहते हैं। चौथा बॉन्ड होता है मेटलिक बॉन्ड। पांचवा बॉन्ड जो रहता है ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। छठवां बॉन्ड यहां पर जो होता है वो होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। देखो बेटा, हमारे कोर्स में सिर्फ ये 3 टाइप के बॉन्ड्स हैं, पर मैं थोड़ी बहुत झलक इसकी और इसकी भी दूंगा, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों ट्रू बॉन्ड्स नहीं होते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, क्योंकि इनकी झलक होना भी जरूरी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करते हैं, ये फेस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फेस चेंज मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैस के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर इतने बॉन्ड्स को समझना है, इसमें से हमें 3 बॉन्ड को समझना है और थोड़ी थोड़ी सी झलक इनकी भी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किस बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इस बात को हमें यहाँ पर समझना है बेटा, यहाँ ध्यान दो। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये बनता किस किस के बीच में। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, तो याद रखना मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, और नॉन मेटल के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ही। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, या नॉन मेटल के बीच में भी बन सकता है। तो मेटल और नॉन मेटल तीनों में चलेगा, जबकि सभी जगह ये पढ़ा जाता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, या मेटल और नॉन मेटल कभी भी होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है अभी मैं समझा दूंगा इस बात को। चलिए, तो सबसे पहले हम देखें कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। किसके बीच में, ठीक है। तो हमें ये देखना है सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स हम उन्हें कहते हैं जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वह आपके 1, 2 या 3 होंगे, 10th के हिसाब से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे कहते हैं मेटल। और जिसके भी लास्ट ऑर्बिट में 4, 5 या 6
या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। मेटल्स की सबसे बड़ी डेफिनेशन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे हम बोलते हैं मेटल्स, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो रहते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। और कभी भी मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इन पर हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज किसी पर भी आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं कैटाइन। तो ये फॉर्म करते हैं कैटाइन का, फॉर्म्स कैटाइन, ठीक है। नॉन मेटल्स एक्वायर करते हैं नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेंगे तो ये कौन सा आयन बनाएंगे, ये एनाइन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, एनाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां पर हम आते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने लिया Na किसका सिंबल होता है बेटा, सोडियम का। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 11। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 11 प्रोटॉन है और इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बिफोर रिएक्शन अगर हम बात करें, बिफोर रिएक्शन से पहले इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। एक प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो 11 प्रोटॉन पर 11 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर हैं तो एक दूसरे से ये लड़ जाएंगे तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो पूरे एटम पर चार्ज क्या होता है, 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एटम न्यूट्रल होता है, एटम इज न्यूट्रल। अब ऐसी बात कर लेते हैं हम क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। बिफोर रिएक्शन अगर हम बात करें तो इसके पास 17 प्रोटॉन थे, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 17 पॉजिटिव चार्ज थे और 17 ही नेगेटिव चार्ज थे। ये चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्लोरीन एटम पर भी 0 चार्ज आएगा और हम क्या बोल देंगे, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी नजर मारते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 281 और क्लोरीन की होती है 287। तो देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ड्यूप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे कितने चाहिए, 1 चाहिए क्लोरीन को 1 चाहिए। अब देखो बेटा, एटम हमेशा अपनी एनर्जी बचाने की सोचता है, जैसे हम अपनी एनर्जी बचाने की सोचते हैं, ठीक है। अगर सोचो हमारे साथ में ये होता और हमें 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते तो 7 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, हम ये सोचेंगे अपना लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। क्या करने के लिए, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो हम ये बुद्धि लगाएंगे कि 7 लेने से अच्छा है, 7 तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, तो 7 लेने से अच्छा है हम ये कहेंगे कि अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगी और सेकंड लास्ट ऑर्बिट हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट ऑर्बिट हो जाएगी। सेकंड लास्ट ऑर्बिट अब हमारी लास्ट ऑर्बिट हो जाएगी क्योंकि ये वाली ऑर्बिट तो खत्म हो गई ना। और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 हैं। तो 8 हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, निकाल देगा। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 6 लेने से अच्छा है 2 निकाल देता, 3 होते तो 5 लेने से अच्छा है 3 निकाल देगा, 4 होंगे तो अब वो सोच सकता है, ले भी सकता है और दे भी सकता है। 5 हो जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 5 निकालने से अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। 6 हो जाएंगे तो 2 ले लेगा, 6 निकालने से अच्छा है 2 ले लेगा। 7 हो जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 7 निकालने से अच्छा। बात समझ आई है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, पर ये हवा में नहीं निकाल सकता इलेक्ट्रॉन। कैसे, सपोज करो आप एक एटम हो और पैसा आपके पास जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
अब आपको पैसा निकालना है, आपको पैसा देना है, भीख देना है, दान देना है, और कोई लेने वाला नहीं हो तो क्या आप दे पाओगे दान? अगर भिखारी नहीं है तो क्या भीख दे पाओगे? आप उतने महान बन ही नहीं पाओगे। तो महान बनने के लिए भिखारी का होना भी बहुत जरूरी है कि आप उसे क्या दो, भीख दो। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही अगर इसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी सामने होना चाहिए, बिना लेने वाले के ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो जब इसके पास क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन कहेगा साथ निकालने से अच्छा एक इलेक्ट्रॉन ले लें। तो कहां से ले लोगे? हवा से ले लोगे क्या? अरे कहीं ना कहीं तो चाहिए पड़ेगा, हवा में भी एटम है। तो ये क्या करेगा, इसने जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है उस एक इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? क्लोरीन ले लेगा। और क्लोरीन के भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर इस ऑक्टेट कंप्लीट के चक्कर में क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 11 थे, कितने हो गए? 10। अब ये बात हो रही है आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाती है। और रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। और प्रोटॉन कितने हो गए? क्या प्रोटॉन निकाला इसने? नहीं निकाला। तो प्रोटॉन 11 के 11 ही है। तो 11 पॉजिटिव चार्ज हो गए और 10 नेगेटिव चार्ज हो गए। समझ में आई है बात? ये एक दूसरे से लड़ गए, और जब लड़ गए तो यहाँ क्या बचा? एक प्लस का चार्ज बचा। तो ये एक प्लस का चार्ज किस पर आ गया? सोडियम पर आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है पूरा निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज। तो किसी पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? क्लोरीन ने। तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं? 17 के 17 है, 17 प्रोटॉन है। अब यहाँ 17 पॉजिटिव चार्ज है और 18 नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से लड़ गए, एक माइनस का चार्ज बचा कि नहीं? ये किस पर आ गया? क्लोरीन पर। तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक नेगेटिव चार्ज आता है, वो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? इसका क्या हो गया? 28 और इसका क्या हो गया? 288 हो गया कि नहीं? दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, दोनों स्टेबल हो गए? नहीं, ये स्टेबल नहीं हुए। स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट भी जरूरी है, और दूसरी बात चार्जेस भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज चार्जेस आर बर्डन। बस ये बात याद रख लो, चार्जेस आर बर्डन, ये चार्जेस नहीं होना चाहिए। तो अब इन्हें चार्जेस को भी क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। और चार्जेस के बारे में हम जानते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन लगता है? तो इनके बीच में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका नाम ये कैसे पड़ा? कैसे नाम पड़ा? तो ऐसे नाम पड़ा है कि आपने बिजली देखी होगी, लाइट देखी है? वाह, तुम पहली लड़की हो जिसने लाइट देखी है भाई। लाइट कभी दिखती नहीं है, लाइट के इफेक्ट्स दिखते हैं, स्कैटरिंग होने पर दिखता है, नहीं तो अंतरिक्ष में हमेशा अंधेरा नहीं होता। ठीक है, सूरज की तरफ देखोगे तो ही उजाला दिखेगा, बाकी सभी जगह अंधेरा दिखेगा अंतरिक्ष में। ऐसा नहीं होता है कि जितने भी मूवी करने जाते हैं वो सब रात में जाते हैं वहां। ठीक है, लाइट कभी नहीं दिखती है, लाइट के इफेक्ट्स दिखते हैं, उसकी स्कैटरिंग जब वो चीजों पर पड़ती है तब वो उसकी स्कैटरिंग होती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो लाइट हमारे घर में आती है तो 2 तार आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसमें भी इलेक्ट्रॉन बहते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन लगातार चल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, पर ये नेगेटिव चार्ज रुके हुए हैं। स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स होता है रुका हुआ। तो रुके हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, और ये दोनों आपस में चिपक गए। और जब ये चिपक गए एक दूसरे के साथ में तो इन्होंने बनाया NaCl। अब चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए, तो अब ऑक्टेट भी यहां पर क्या हो गया? कंप्लीट है। और चार्ज वाइज भी ये क्या हो गए? स्टेबल हो गए। इसलिए यहां पर अब हम कहेंगे कि ये स्टेबल हो गया है।
और NaCl का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था तो हमने से क्या कह दिया, आयन। इस पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे भी आयन कह दिया। अब दोनों को आयन तो कह नहीं सकते, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है हम उसे बोलते हैं कैटाइन, और इसे क्या बोलते हैं, एनाइन। तो ये बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, आयंस के बीच में। इसीलिए हमने इस बॉन्ड को एक और नाम दिया, क्या नाम दिया, आयनिक बॉन्ड। और दूसरा नाम क्या दिया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये नाम कहां से पड़ा, तो ये नाम यहां से पड़ा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट के हैं उनके एक्सचेंज की वजह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये किसके बीच में बना है, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं और कैटाइन बनाते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं और एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, अगर आयनिक बॉन्ड को हम डिफाइन करें तो आयनिक बॉन्ड में हम ये कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड के अंदर देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कहां से कहां, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल की ओर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें, आयनिक बॉन्ड में। समझ में आ गई बात बेटा, समझ में आ गई ये बात। इसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आप यहां देखोगे कंप्लीट चार्ज आ रहा है, +1 -1, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में पार्शियल चार्ज 1 से कम आएगा। और अगर 1 से कम चार्ज आएगा, बहुत अच्छे से समझना, अगर 1 से कम चार्ज आएगा तो इसका मतलब ये बॉन्ड उतना मजबूत नहीं होगा ना। चार्जेस का डिफरेंस अगर ज्यादा है, ये चार्जेस अगर ज्यादा मौजूद है तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा लगेगा। पर अगर मैं यहां पर कम चार्ज दे दूं दो एटम के बीच में, एक्स और वाई, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल का मतलब क्या होता है, 1 से कम चार्ज, तो क्या अब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा। तो आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कौन, आयनिक बॉन्ड। इज इट क्लियर, चलिए अभी और भी बातें आयनिक बॉन्ड के बारे में खत्म नहीं हुई है, अभी ये होंगी कब, जब हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे तो फिर से हमें इस पर आना पड़ेगा। तो अब दूसरा बॉन्ड हम यहां पर जानने जा रहे हैं, जो कि होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहली बात कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ये किस किस के बीच में बनता है, बताइए भैया। जैसे आयनिक बॉन्ड बना तो वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना, तो कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, वेरी गुड, चलो यार सुनते हो तुम, बहुत अच्छी बात है, अटेंटिव हो। कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, तो ये एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन सकता है। बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनेगा, नहीं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन सकता है, और प्लस नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि भाई मेटल नॉन मेटल के बीच में ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे, कहां पर, कहां पर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कहां पर भैया कोवलेंट बनेगा और कहां पर आयनिक बनेगा। तो देखो, नॉन मेटल किसे कहते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, क्या हो, बहुत ज्यादा हो। और मेटल किसे कहते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत। डिफाइन करोगे तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, ठीक है ना। तो नॉन मेटल वह होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और मेटल वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। चलो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पर कुछ मेटल तो ऐसे होंगे ना कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी, वो सबसे अच्छे मेटल होंगे।
और बेकार मेटल कौन से हो जाएंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम नहीं होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम डिफरेंस निकालें तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, डिफरेंस जब कैसा होता है, लो होता है, कम होता है, तो यहां पर मेटल और नॉन मेटल मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समझ में आ गई ये बात। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए, नेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो जब हाई होगा तो यहां क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, ठीक है। अब कितना होगा मैं अभी एग्जैक्ट वैल्यू भी दूंगा आपको और बताऊंगा भी। ठीक है, देखो नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन कस के खींचेगा, मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, खींच रहा है भाई ले जा, मेरे कोई काम करनी है। तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया इलेक्ट्रॉन का, मेटल से पूरा पूरा नॉन मेटल क्यों चला गया। अब एक मेटल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, मतलब उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या कोई एक इलेक्ट्रॉन को हत्या पाएगा, नहीं, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्वायर नहीं कर पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी ओर हल्का सा खिसक जाएगा, हल्का सा खिसक जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लो हो जाएगा तो यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, और जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस कहां पर, हाँ ठीक है। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वर्ड बहुत जरूरी है कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई है, सभी को क्लियर है, ठीक है। अब देखिए भाई, यहां मैं पहले एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल लगा देता हूं, या पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं, एक जनरल आइडिया देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, हमें कैसे मालूम चलेगा। देखो नॉन मेटल की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी जगह है, मेटल कौन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा होगा या जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां आता है, लास्ट ऑर्बिट में। तो अगर लास्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगी, अगर दूर होगी, तो क्या इलेक्ट्रॉन उतनी कस के आप खींच पाओगे, बोलो भाई, नहीं खींच पाओगे ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। और अगर एटम का साइज छोटा है, एटम का साइज कैसा है, छोटा है, तो अब इसकी लास्ट ऑर्बिट तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा कि नहीं। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बड़े एटम की कि छोटे एटम की, छोटे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो अगर मेटल छोटे साइज का है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या निकलेगा, कम, और जब वो कम निकलेगा तो वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए देखिए AlCl3 मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सर्टेन कंडीशन में, ठीक है। एक मिनट, तो जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया हमने, और हमने दूसरा एग्जांपल लिया जैसे BeCl2 लिया, ये जो कंपाउंड होते हैं बाकायदा आप चेक कर सकते हो, इसमें ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है, पर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोई आपसे कहे नहीं मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, रख देना ये सामने, ठीक है। दूसरी बात जो बहुत काम की बात है, जो मैं आपको बता रहा हूं, एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल को अभी मैं आपको फिलहाल दिखा दूं इसे। गुड इवनिंग। ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल। देखिए यहां दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। नोट्स में मैं इसे डाल दूंगा। तो इन सब के नीचे वैल्यू लिखी है, ये सब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं। अब जैसे अगर हमें दो चीजों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है, जैसे हमें ये निकालना है, किसके बीच में निकालना है, बी और सीएल के बीच में, तो 3 में से हम माइनस कर देंगे 1.5, कितना बचेगा, 1.5 बचेगा कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकला है। क्या निकला है, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपका क्या आता है, ग्रेटर देन 1.7, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लिख लीजिएगा इस वैल्यू को, डिफरेंस कितना होता है, ग्रेटर देन 1.7, ग्रेटर देन 1.7। अगर 1.7 से ज्यादा होगा तो बताइए कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होता है तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, डिफरेंस ज्यादा है ना, तो इसका मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और एक की बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा। तो अगर ग्रेटर देन 1.7 होती है, देन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ बेटा, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और अगर ये 1.7 होता है या 1.7 से कम होता है तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर ये इफ 1.7 और लेस देन कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी आप ये जानते हो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो याद रखिएगा, अगर 0.4 से लेकर 1.7 तक होता है तो हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर ये डिफरेंस कितना होता है, कितना होता है भाई, लेस देन 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक हो जाएगा ना, लेस देन 0.4 होगा तो हम इसे बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, याद रहेगा भाई। आपको वैल्यू क्या याद रखनी है, 1.7 और 0.4। 0.4 से कम है तो नॉन पोलर, 0.4 से 1.7 तक है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड के लिए 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब अभी अभी अपन ने चेक किया था बी और Cl2 दोनों में डिफरेंस कितना निकल रहा था, 1.5। तो 1.5 मतलब वो किस में आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड में आ गया। तो बड़े आराम से आप इस वैल्यू से भी बता सकते हो, ठीक है, या साइज से भी बता सकते हो। मैंने कहा साइज छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाएगा। और आप ये पीरियोडिक टेबल में जानते हो कि साइज ऐसे चलता है, यानी ऊपर वाले छोटे रहते हैं तो उनमें आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है और नीचे वालों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो नीचे वाले अगर हेलोजन से या मेटल से, नॉन मेटल से अगर बॉन्ड बनाते हैं तो वो आयनिक बनेगा, और ऊपर वाले बनाते हैं तो वो कैसा बनता है, कोवेलेंट बनता है। कैसा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए बाकी अपन कल देखेंगे।